गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज हम क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुगल स्थापत्य कला। देखिए, इस यूनिट में हम सारी कलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने सैंदव कला के बारे में पढ़ा, सिंधुवासियों की जो कला थी, ठीक है। और हम लोगों ने गंधार कला के बारे में पढ़ा, गंधार और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो कला विकसित हुई। फिर हम लोगों ने मथुरा कला के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने राजपूत चित्रकला के बारे में पढ़ा, राजस्थान की जो चित्रकला है, ठीक है, और उसकी विभिन्न शैलियों के बारे में पढ़ा। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है मुगल स्थापत्य कला, ठीक है, मुगलों की स्थापत्य कला। देखिए, अगर हम मुगल स्थापत्य कला की बात करते हैं तो देखिए, पहले हम मुगलों की बात करते हैं तो जो मुगल शासक थे या मुगल काल की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, मुगल काल में सभी ललित कलाओं का विकास हुआ। सभी ललित कला के क्षेत्र में क्या हुआ? अभूतपूर्व उन्नति हुई। क्यों? क्योंकि जितने भी मुगल सम्राट हुए वो सारे क्या थे? कला के प्रेमी थे। कला से उन्हें प्रेम था, लगाव था। इसलिए उन्होंने कला के क्षेत्र में अनेक कृतियां निर्मित की, ठीक है, जो आज हमारे लिए धरोहर है, धरोहर के रूप में है और इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। तो अगर आज का हमारा टॉपिक है मुगल स्थापत्य कला। देखिए, स्थापत्य कला से मतलब है भवन निर्माण कला, ठीक है। तो जितने भी मुगल सम्राट हुए हैं सभी क्या थे? स्थापत्य कला के प्रेमी थे, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो मुगल कला है इसका उद्भव कैसे हुआ, ठीक है। देखिए, जो मुगल शैली है, ये जो मुगल कला है, इसके उद्भव के बारे में ये कहा गया है कि ईरानी व हिंदू शैली, ठीक है, ये लोग आए, अपनी ईरान से अपनी कला लेकर आए। कहाँ आए? भारत आए, ठीक है। तो इनकी जो कला के अच्छे अच्छे तत्व थे, ठीक है, उनको और इनको जो भारतीय जो स्थापत्य कला की जो शैली थी, है ना, उसके जो अच्छे अच्छे तत्व लगे, है ना, इन लोगों ने, मुगल सम्राटों ने क्या किया? ईरानी व हिंदू शैली का समन्वय करके, मतलब दोनों कलाओं के अच्छे अच्छे तत्वों को निकालकर, दोनों को मिलाकर जो नवीन कला सामने आई उसे क्या कहा गया? मुगल कला या मुगल स्थापत्य शैली कहा गया, ठीक है। तो ईरानी व हिंदू स्थापत्य शैली के समन्वय द्वारा मुगल शैली का उद्भव हुआ, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है मुगल शैली या मुगल स्थापत्य कला शैली, ठीक है। तो मुगल स्थापत्य कला सामने कैसे आई? ईरानी व हिंदू शैली, इन दोनों का समन्वय करके, समन्वय मतलब दोनों को जोड़कर, दोनों को एक करके जो नवीन शैली सामने आई उसे क्या कहा गया? मुगल स्थापत्य कला कहा गया या मुगल शैली कहा गया। तो इस तरह मुगल शैली का उद्भव हुआ, ठीक है। तो एक इतिहासकार ने हॉवेल के अनुसार अगर हम देखते हैं तो वो क्या कहते हैं? मुगल कला देशी व विदेशी शैली का मिश्रण है। मुगल क्या है? मुगल कला देशी और विदेशी कला का मिश्रण है। दो आर्यन, ईरानी और हिंदू, देशी और विदेशी कला का क्या है? मिश्रण है, ठीक है। तो इसका अर्थ हम अगर मुगल कला ईरानी और हिंदू शैली का समन्वय है, ठीक है, तो इसका अर्थ इस तरह भी ले सकते हैं। इसके अर्थ के बारे में ये भी कहा जाता है कि भारतीय कला को विदेशी कला से प्रेरणा मिली। लेकिन सत्य बात क्या है? सत्य तो ये है कि अगर हम सत्य की बात करते हैं तो सत्य ये है कि मुगल कला में जो राज्यारोहण के तत्व हैं उन पर भारतीय कला पर ईरानी प्रभाव परिलक्षित होता है। कहने का तो इसका अर्थ ये है कि भारतीय कला को विदेशी कला से क्या मिली? प्रेरणा मिली। लेकिन अगर हम वास्तव में सच्चाई की बात करते हैं, सत्यता की बात करते हैं, तो सत्य ये कहता है कि मुगल काल में जो राज्यारोहण के जो तत्व हैं, राज्यारोहण के तत्वों पे जो कला दिखाई देती है ना, भारतीय कला, उस पर ईरानी प्रभाव परिलक्षित होता है, ठीक है।
तो देखिए धीरे धीरे मुगल कला भी क्या होती गई, उन्नति के शिखर पर पहुंचती गई। ठीक है, और ये इन दो कलाओं का मिश्रण है, हिंदू कला का और ईरानी कला का। ठीक है, तो जब इमारतें बनती थी तो पता चलता था कि ये ईरानी तरीका है और ये इस बिल्डिंग में ये भारतीय शैली का बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर जब अकबर गद्दी पर बैठा हुआ था, मुगल काल का सबसे प्रतापी शासक अकबर, ठीक है, अकबर के शासनकाल के अगर हम अंतिम वर्षों की बात करते हैं, ठीक है, तो अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में ईरानी और हिंदू स्थापत्य कला ऐसे घुल मिल गए कि अब इन दोनों के अस्तित्व का पता लगाना ही क्या हो गया, मुश्किल हो गया। मतलब पहले तो बिल्डिंग बनती थी तो पता चलता था कि ये ईरानी तरीके से बना हुआ है और ये भारतीय कला से बना हुआ है, लेकिन अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में ईरानी और हिंदू कला इस तरह घुल मिल गई, एक हो गई कि अब बिल्डिंग देखकर या इमारत देखकर ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि कौन सा तत्व ईरानी शैली का है और कौन सा भारतीय का है। मतलब दोनों के अस्तित्व का पता लगाना कठिन हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने मुगल स्थापत्य कला की परिभाषा के बारे में जाना। ठीक है, कि किस तरह कला अस्तित्व में आई, मुगल स्थापत्य कला किस तरह अस्तित्व में आई। ठीक है, तो अगर हम स्थापत्य कला की अगर बात कर रहे हैं तो हम जितने भी मुगल शासक हुए हैं, ठीक है, मुगल वंश के संस्थापक से लेकर जितने भी शासक हुए हैं, उन्होंने उनकी जो स्थापत्य कला के प्रति जो रुचि थी, ठीक है, उसी रुचि के अकॉर्डिंग जो उन्होंने इमारतें बनाई, उसकी उनमें जो कलाकृति उन्होंने प्रकट की या बनवाई, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाबर कालीन स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। मुगल वंश के संस्थापक बाबर कालीन स्थापत्य कला। ठीक है, तो देखो मुगल वंश के जो संस्थापक थे बाबर, हाँ, जब वो आए दिल्ली में आए, ठीक है, तो उनको दिल्ली और आगरा के तुर्क और अफगान जो शासक थे, उन्होंने जो इमारतें बनाई थी वो इमारतें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आप लोगों को पता है ना कि पहले जो भारतीय इतिहास का मध्यकाल है इसको दो भागों में बांटा है, सल्तनत काल और मुगल काल। ठीक है, तो इसके पहले जो सल्तनत काल के जो शासक थे, तुर्क शासक थे, अफगान शासक थे, ठीक है, तुर्कों और अफगानों ने जो इमारतें बनाई थी, ठीक है, इसके बाद मुगल आए थे, है ना, मुगलों को तुर्कों और अफगान शासकों द्वारा ये जो इमारतें बनाई गई थी, इनको ये इमारतें बिल्कुल भी मुगल वंश के संस्थापक बाबर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ठीक है, और मुगल वंश के संस्थापक जो थे बाबर, वो क्या हुआ कि ग्वालियर के जो मानसिंह और विक्रमादित्य के जो महल थे, उनकी स्थापत्य शैली बहुत ज्यादा पसंद आई। ठीक है, मुगल वंश के संस्थापक बाबर को ग्वालियर के मानसिंह व विक्रमादित्य के जो महलों की जो स्थापत्य कला थी, उससे बाबर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और ग्वालियर के जो महल है ये हिंदू शैली के सर्वश्रेष्ठ नमूने माने गए हैं, या हिंदू शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माने गए हैं। अतः बाबर ने क्या किया, इसी शैली में अपने महल बनवाए। ठीक है, किस शैली में, ग्वालियर के विक्रमादित्य के जो महल है या ग्वालियर के मानसिंह के जो महल है, मतलब जो हिंदू शैली है, उनसे जो उनकी जो स्थापत्य कला थी वो बाबर को पसंद आई। ठीक है, और उन्हीं के नमूनों पर बाबर ने अपने महल बनवाए। ठीक है, अब अगर हम बाबर के द्वारा जो इमारतें बनाई गई, अगर उनके बारे में बात करते हैं, तो बाबर ने जितनी भी इमारतें बनवाई, मामूली सी इमारतें बनवाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इमारतें जो बाबर ने बनवाई, ये अधिक समय तक काल के प्रहारों को, समय के प्रहार को सहन नहीं कर पाई और क्या हो गई, ध्वस्त हो गई। ध्वस्त हो गई इनमें टूट चुकी हैं। ठीक है, अतः इसने मजबूती से इमारतें नहीं बनवाई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बाबर ने बहुत ही मामूली इमारतें बनवाई जो काल के प्रहार को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाई और क्या हो गई, ध्वस्त हो गई। ठीक है, और वर्तमान में अगर हम बाबर की इमारतों की बात करते हैं तो बाबर द्वारा बनाई गई 2 इमारतें अभी शेष बची हुई हैं, और इन 2 इमारतों में कौन कौन सी है, एक तो पानीपत के काबुली बाग की विशाल मस्जिद,
ठीक है, जो शेष बची हुई है। और दूसरी रुहेलखंड की जामा मस्जिद, ये बाबर द्वारा बनाई गई इमारतों में से 2 बची हुई हैं, बाकी क्या हो चुकी हैं, ध्वस्त हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। ठीक है, अब अगर हम इन 2 इमारतों की बात करते हैं तो इन दोनों इमारतों में विशालता को छोड़कर कोई विशेष शिल्प सौंदर्य दिखाई नहीं देता है। ठीक है, मतलब ये इमारतें क्या है, बस विशाल है और सुंदरता की दृष्टि से इनमें कुछ खास दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज बाबरकालीन स्थापत्य कला के बारे में जाना। कल हम आगे हुमायूंकालीन स्थापत्य कला के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास में इतना ही, तो कल मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पर